अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So the topic we are going to start today is equilibrium constant and its units. पेज नंबर 9 के बॉटम पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था जब हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की बात की, जब हम लोगों ने उसकी डेरिवेशन की बात की। देन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने फाइंड आउट किया था कि किस तरह फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जब कंबाइन होते हैं, जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ओवरऑल इक्वल कहलाते हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? Equilibrium constant is the ratio of product of concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation. अब बात यहाँ पर हो रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक ऐसी रेशो है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कोफिशिएंट, यानी जो प्रोडक्ट की ओवरऑल हमारे पास एक उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास एक गैस है, लेकिन अगर हमारे पास उसके साथ उसकी कंसंट्रेशन होगी, यानी उसका कोफिशिएंट पार होगी उसकी, यानी कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो हमारे पास 2 मोल्स होंगे वो होंगे उसकी कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 2 मोल्स। तो जो 2 है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो उसकी रेशो में उसकी कंसंट्रेशन कहलाएगी। रेज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation. सिंपल सी बात है कि पहले हमारे पास जो केसी है विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, पहले में हमारे पास प्रोडक्ट, देन बाय रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट विच इज़ इक्वल टू रिएक्टेंट्स, यानी पहले तो प्रोडक्ट होगा, नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे। यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स और उस किसकी रेशो के इक्वल होंगे? रिएक्टेंट्स की रेशो के इक्वल होंगे। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ऐसी रेशो जिसमें जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? उसकी पावर ऑफ कोफिशिएंट को इंक्रीज़ करेगी और क्या होगा? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के इक्वल करेगी। यानी कि ये दोनों चीज़ों की रेशो है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो को एज सच हम लोग होल में क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उनके यूनिट्स। यूनिट्स के आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि यूनिट्स क्या होती है? किसी चीज़ की पावर होती है, यूनिट्स पावर कहलाई जाती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस की जो पावर हैं उनकी रेशो को हम एज अ होल क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो नेक्स्ट हम लोग इसका स्टडी करते हैं कि इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट एज न्यूमरेटर एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है कि जो हमारे पास बाई की वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, जबकि जो हमारे पास बाय यानी नीचे वैल्यू होती है, जो डिवीजन में वैल्यू होती है, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। बाय नोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। सो हम लोग प्रोडक्ट को एज अ न्यूमरेटर और रिएक्टेंट्स को एज अ डिनोमिनेटर हम लोग जब इसको राइट करते हैं, यानी इसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, तो हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को इजीली बता सकते हैं। थस वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc बाय पुटिंग actual equilibrium concentration of reactants and products into equilibrium expressions. So हम लोग इजीली जो Kc की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास रिएक्टेंट्स की वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, तो हम उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में ऐड करके
हम लोग वैल्यूज़ को पुट करके इजीली न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की फाइंड आउट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट डजंट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अ फ्यू प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमारे पास नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई हैं, जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इनके यूनिट्स को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। सो अगर हम लोग बात करें Kc हैज़ नो यूनिट्स इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc ई.जी. फॉर द रिएक्शन। अब हमारे पास नीचे इन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हमने बहुत डिटेल में स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन को। अब नेक्स्ट उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड की जो फॉर्मेशन है उसी को ही फर्दर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स निकाले हुए हैं कि उस एक्सप्रेशन से हम लोग किस तरह यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास हमने बात की थी एक्टिव मैसेज में कि एक्टिव मैसेज का जो यूनिट है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट्स की जितनी कंसंट्रेशंस होंगी, प्रोडक्ट्स की कितनी कंसंट्रेशंस होंगी, उनमें हम लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब का यूनिट लगाएंगे। सो अब हम लोगों ने जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहले पढ़ा कि प्रोडक्ट जो है वो एज अ न्यूमिनेटर, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं एज अ डिनोमिनेटर। हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड, रिवर्सिबल रिएक्शन, डबल एरो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो Kc की वैल्यू जो है वो हमारे पास कैसे बनी है कि हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास एज अ न्यूमिनेटर है, जबकि हाइड्रोजन और आयोडाइड दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे पास एज अ डिनोमिनेटर हैं। तो हम लोग जब HI स्क्वायर ब्रैकेट्स ऊपर 2 जो है वो पार है, इसकी पार को हम लोगों ने ऊपर क्यों लिखा है, जैसे कि हमने पहले बात की कि रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो वो जो 2 है वो हमारे पास कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर एज अ 2 हम लोग इस चीज़ को डिनोट करेंगे। सो नीचे हमारे पास क्या, हाइड्रोजन और आयोडाइड। सो अब जब हम इसमें यूनिट्स को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पे हम लोग जो यूनिट लगाएंगे वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर 2 क्यों, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी पार ही 2 है, तो हम लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट भी 2 ही डिनोट करेंगे बाय हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल उसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक यूनिट है, आयोडाइड का 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के ऊपर हमारे पास जबकि जैसे कि 2 पार्ट नहीं थी तो हमने उनके सिंपल एक एक ही यूनिट लगाए। सो अब जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब के 2 हमारे पास हैं, यानी स्क्वायर है, तो नीचे भी हमारे पास 2 हैं, तो 2 जो हैं वो दोनों स्क्वायर कर जाएंगे, और 2 जो हैं ऊपर अगर उनको सेपरेटली लिखा जाए तो हमारे पास 2 ऊपर हो जाएंगे, 2 नीचे हो जाएंगे। तो जब सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। तो इसी तरह आपने तमाम एक्सप्रेशंस में इसी तरह यूनिट्स को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल इन विच हमारे पास नीचे एक अमोनिया वाली एग्जांपल भी है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह रिएक्शन को आगे फर्दर इन्होंने इसके यूनिट्स को फाइंड आउट किया हुआ है। फॉर रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल in the balanced chemical equation Kc of course have units, e.g. for a reaction। अब हमारे पास 1 molecule of nitrogen है प्लस 3 molecules of hydrogen है, रिवर्सिबल रिएक्शन, डबल एरो, 2 molecules of अमोनिया गैस हमारे पास बन रही हैं। सो अब प्रोडक्ट हमारे पास एज अ न्यूमरेटर, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो एज अ डिनोमिनेटर हमारे पास आएंगे। तो हम लोग यूनिट्स एज इट इज़, जैसे हम लोगों ने ऊपर एक्सप्रेशन में यूनिट्स को ऐड किया, सेम उसी तरह हम यूनिट्स इधर भी लगाएंगे। तो हमारे पास अमोनिया के 2 यूनिट्स होंगे, यानी 2 स्क्वायर होंगे, और जबकि नाइट्रोजन हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है तो 1 सिंगल मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, जबकि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो हम लोग जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स जो 3 यूनिट्स का क्यूब लगाएंगे, यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा के ब्रैकेट क्लोज, देन क्यूब, स्क्वायर, सिंगल एंड क्यूब। तो अब हम लोग देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास नीचे टोटल कितने डेसीमीटर क्यूब कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स हैं, 4, यानी कि 3 हमारे पास हाइड्रोजन के, 1 हमारे पास नाइट्रोजन का, जबकि ऊपर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो 2 जो हैं वो नीचे वाले 2 से कट जाएंगे, तो ऊपर 1, यानी जब कहाँ जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 आता है, 1 बाय नीचे जैसा कि 4 थे तो 2 ऊपर वालों से कट गए, बाकी रिमेनिंग 2 रह गए,
तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर हमारे पास नीचे आ गया। अब 1 को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो हैं वो साइन चेंज करते हैं, मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6। अब जैसा कि हमारे पास के जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना साइड पे, तो हम लोग इसको यूनिट्स को एज अ होल इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6, तो ये 3 टू द 6, तो इसी तरह हमारे पास की चीज़ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी, एंड हम लोग इसके यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सिंपल आपने क्या करना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को पहला रिएक्शन उसका लिखना है। पहले रिएक्शन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल रिएक्शन को प्रोडक्ट को एज अ न्यूमरेटर जबकि रिएक्टेंट्स को एज अ डिनोमिनेटर शो करना है। करने के बाद आपने सिंपल उसमें मोल पर डेसीमीटर क्यूब का यूनिट ऐड करना है। यूनिट इस तरह ऐड करना है कि आपने ये देख लेना है कि प्रोडक्ट के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, यानी कि 2, 3 कोई उसके मॉलिक्यूल्स हों, मोल्स हों, तो आपने उस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट करना है और यूनिट्स की अमाउंट भी उसी के मुताबिक करनी है। अगर तो सिंगल होगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब सिंगल तौर पे ही शो हो जाएगा। अगर डबल होगा तो आपने उसका स्क्वायर लगाना है। अगर ट्रिपल होगा तो आपने उसका क्यूब लगाना है। अगर 4 होगा तो आपने उसका टेट्रा लगाना है। अगर 5 होगा तो आपने उसका पेंटा लगाना है। अगर 6 होगा तो आपने उसका हेक्सा लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपने इस चीज़ को इसी तरह डिनोट करते जाना है। सो अब हमारे पास यहाँ पर जो नीचे प्रॉब्लम 9.1 दी हुई है, इसमें हमारे पास एक्चुअली में है क्या, हम ये इसमें देखते हैं। One hydrogen reacts with iodine at 25 degrees Celsius to form hydrogen iodide by a reversible reaction as follows: hydrogen molecule plus iodine molecule, reversible reaction, 2 molecules of hydrogen iodide। अब हमारे पास सब की वैल्यू हमें दी हुई है। अब जैसा कि हाइड्रोजन की जो है वो हमारे पास है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की है, हाइड्रोजन आयोडाइड की है हमारे पास 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को जब एक इक्वेशन में Kc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो हम लोग प्रोडक्ट को एज अ न्यूमरेटर जबकि रिएक्टेंट्स को एज अ डिनोमिनेटर लिखेंगे। यानी कि स्क्वायर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड को स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद ऊपर स्क्वायर लगा देंगे बाय हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स आपने ऐड देना, हमने इसके एक्सप्रेशंस को, इनकी वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करना है। Kc इज इक्वल टू 0.49 हम लोग एक वैल्यू पुट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की बाय 0.05 हमारे पास वैल्यू है हाइड्रोजन की, 0.06 हमारे पास वैल्यू है आयोडीन की। तो जब हम लोग 0.49 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2401 बाय, जब हम लोग 0.05 0.06 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0030 विच इज़ इक्वल टू 80। तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो 80 आ जाएगी। तो सेम आपने इसी तरह ही रिएक्शंस को करना है, सिंपल आपने वैल्यू को पुट करना है। ये याद रखना मत भूलिएगा कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एज अ न्यूमरेटर यानी कि बाई की वैल्यू के ऊपर एज अ प्रोडक्ट आएगा, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास एज अ डिनोमिनेटर आएंगे यानी कि बाई की वैल्यू के नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अच्छे से क्लियर करनी है। सो अगर हम लोग प्रॉब्लम 9.2 को देखें तो अगर ये प्रॉब्लम आप देखा जाए इस एक्सप्रेशन को, तो ये हमने पहले इसके यूनिट्स भी फाइंड आउट किए हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसके यूनिट्स निकाले थे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के जो यूनिट्स हैं उनको ऐड करके हमने यूनिट्स इसके निकाले, तो हमारे पास मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6 आया था। तो इसी तरह हम लोग अब इसके जो हैं इसके अंदर इसके जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनको पुट करके जो हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो हमारे पास ये निकलेंगे। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो वैल्यू लिखी हुई है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन reacts reversibly at 500 degrees Celsius as follows: nitrogen molecule plus 3 molecules of hydrogen, reversible reaction 2 molecules of ammonia, where nitrogen is equal to 0.602 mole per decimeter cube, hydrogen is equal to 0.420 mole per decimeter cube, and ammonia 0.113 mole per decimeter cube. Then what is the value of Kc? तो अब हम लोगों ने यहाँ पर Kc की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। नाइट्रोजन की वैल्यू आ गई, हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई, अमोनिया
अमोनिया की वैल्यू आ गई। अब आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है। KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अमोनिया को लिखेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 को हम लोग एज अ स्क्वायर यूज़ करेंगे, बाय अमोनिया प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 0.286 मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6। अब आपने ये याद रखना है कि एक्सप्रेशन में हमने यूनिट्स क्या निकाले थे इसके। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने हाइड्रोजन के निकाले तो वो सिंपल 9 यूनिट्स था, तो हमने ऊपर 80 के साथ कोई यूनिट नहीं लगाया। जबकि अमोनिया के हमने निकाले तो इसमें हमारे पास मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6 जो है वो हमारे पास एक यूनिट आया था। तो आपने सिंपल यूनिट लगाना नहीं भूलना, जैसा कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी देखते हैं ना कि अगर आप लोग मैथ्स फाइंड आउट करते हैं तो आप उसके साथ ग्राम या किलोग्राम ज़रूर लगाते हैं। तो इसी तरह आपने केमिस्ट्री की इस न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने इसी तरह ही काम करना है कि आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना। यूनिट आपने मस्ट लगाना है क्योंकि यूनिट का भी एक नंबर होता है। 1 मार्क हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिट लगाना ज़रूरी है। सो अब हम लोग, अब मेरे ख्याल से आपको 2 एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आगे हम लोग एक प्रॉब्लम 9.3 की तरफ चलते हैं। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 मोल पर decimeter cube at the particular temperature when the equilibrium concentration of PCl3 and Cl2 are 10.0 and 9.0 mole per decimeter cube respectively. What is the equilibrium concentration of PCl5? अब यहाँ पर हमारे पास Kc की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 0.13 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। PCl3 की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Cl2 की हमारे पास वैल्यू है विच इज़ 9.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो हमारे पास प्रोडक्ट है PCl5 जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई। सो अब हम लोग इसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा PCl5 जो कि एज अ न्यूमरेटर आएगा, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास PCl3 और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आएंगे। सो अब हम लोग Kc की पूरी एक्सप्रेशन बनाने के बाद इसका पूरा एक्सप्रेशन बनाने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि PCl5 Cl3 Cl2 यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन बना उसका हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो PCl5 है उसकी वैल्यू को एक साइड पे कर देना है, Kc की वैल्यू ऐड करेंगे 0.13 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 क्योंकि वहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल PCl5 को एक साइड पे कर देना है, बाकी सब वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो इजीली आ जाएगा। सो अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि आपने इस पूरे जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स हैं उनको किस तरह स्टडी करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट इस रिएक्टेंट्स की पावर के इक्वल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उसके यूनिट्स को हम लोग फाइंड आउट किस तरह करेंगे, यूनिट्स हमारे पास उसके किस तरह फाइंड आउट होंगे जब हम लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब को एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेंगी वो होंगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। सो अब अगर हम लोग बात करें आगे तो हम लोगों ने इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस को ऐड किया था कि हाइड्रोजन आयोडाइड की हमने एक एग्जांपल ली। दैन हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बने। हाइड्रोजन आयोडाइड के हम लोग अंदर हमने यूनिट्स को पुट किया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास यूनिट्स थे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे तो हमने उसको एक्सप्रेशन के अंदर स्क्वायर में इसके अंदर ऐड किया। देन हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडाइड एज अ रिएक्टेंट्स थे तो हमारे पास उसके साथ कोई मोल्स नहीं थे, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन था। तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया कि दोनों के मोल्स को एक दूसरे के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स थे, इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड जो नीचे हमारे पास एज अ रिएक्टेंट्स है उनके भी 2 थे। तो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास कोई यूनिट बाकी नहीं बचा। इसी तरह नेक्स्ट हमने अमोनिया के मोल्स भी निकाले। देन हमने मोल्स निकालने के बाद जब हमें ये पता चल गया कि यूनिट्स किस तरह फाइंड आउट होती हैं तो नेक्स्ट हम लोगों ने इसको देखा कि हम लोग किस तरह यूनिट्स की वैल्यूज़ को
निकाल सकते हैं, यानी केसी की वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स के अगर कंसंट्रेशन में कोई एक वैल्यू नहीं है तो हम उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि जो हाइड्रोजन और आयोडीन है उसके अंदर हम लोगों ने किस तरह उनकी वैल्यूज़ को पुट किया, किस तरह केसी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की और हमारे पास 80 वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह हम लोगों ने अमोनिया की वैल्यू भी फाइंड आउट की, केसी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट की, बाकी सब वैल्यूज़ हमें दी गई थी। सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फॉर अमोनिया। देन हम लोगों ने PCl5 को फाइंड आउट किया, किस तरह किया, केसी की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड थी ऑलरेडी, तो हमने सिंपल PCl5 जो है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। PCl5 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास जो गिवन नहीं थी, तो बल्कि हम लोगों ने फिर क्या किया, केसी की वैल्यू और बाकी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद हमने सबको मल्टीप्लिकेशन में कर दिया और हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वैल्यू आ गई। सो नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा, आपने घर बैठ के बहुत अच्छे से इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई दुश्वारी पेश ना हो।